स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। मेरे पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस और बिल्डिंग है, तुम्हारे पास क्या है? 1975 में सलीम जावेद द्वारा लिखी और यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित इस आइकॉनिक पिक्चर दीवार के बारे में हम सबने सुन रखा है। इसका पोस्टर आपके पीछे है और इसके बारे में एक बहुत ही खास बात यह भी है कि इसका जो मेन कैरेक्टर अमिताभ बच्चन प्ले कर रहे थे, जिसका नाम विजय था, उसके हाथ पे जबरदस्ती ये लिखवा दिया गया था कि हिज फादर इज अ थीफ। और ये चीज़ उनके साथ लाइफ टाइम चलती रही। इसके ऊपर कई मोनोलॉग्स भी उन्होंने इस मूवी में इस्तेमाल किए हैं। बस कुछ ऐसी ही चीज़ अंग्रेजी हुक्मरानों द्वारा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन यानी कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे हमारे कई सारे इनोसेंट ट्राइबल लोगों के साथ भी हुआ था। नमस्कार, मैं उत्कर्ष सिंह। एंथ्रोपोलॉजी की सीरीज में इंडियन क्रिमिनल जुरिस्पोंडेंस की सोल यानी कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी के ऊपर लंबे समय तक बने रहे एक दाग के बारे में आज आपसे बात करने वाला हूं, जिसको हम कहते हैं क्रिमिनल ट्राइब एक्ट ऑफ 1871। आज का हमारा ये टॉपिक क्रिमिनलाइजेशन ऑफ ट्राइब्स ड्यूरिंग कॉलोनियल एरा, इसी बारे में बात करने वाला है। तो सबसे पहले तो बात आती है कि ये क्रिमिनल ट्राइब्स आखिर है क्या, और ऐसी कोई चीज होती भी है या पूरी तरीके से ये एक काल्पनिक, एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्शन है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हमें कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये डिस्कस करने से पहले कि इनका ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से आए और क्या ब्रिटिश ने इनके ऊपर एट्रोसिटीज की। तो कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिख जा रहे हैं। नॉर्थ की अगर हम बात करें, नॉर्थ पॉपुलेशन के बीच में, तो बावरिया की बात कर लीजिए, आप बेरिया की बात कर लीजिए, डोम्स, कंजर्स और सपेरास की जो पॉपुलेशन है, उनको ब्रिटिशर्स ने अपने रूल के दौरान पे एक तरीके से क्रिमिनल ट्राइब्स के अंदर में 1871 के एक्ट के अंदर में टैगिंग की थी। साउथ की कुछ ट्राइब्स की यहाँ पे आपके सामने नाम दिया हुआ है, सुगाली है, येरकुला, येनाड़ी, ये सारी की सारी ट्राइब्स जो हैं ये भी क्रिमिनल ट्राइब्स के अंदर में, उसके एक एम्बिट में, उसके एक रेल्म में आती थी। अब दूसरा सवाल उठता है कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। कोई भी ट्राइब या फिर कोई भी ग्रुप पूरी तरीके से क्रिमिनल तो नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर हो सकता है हर कम्युनिटी की तरह किसी भी ट्राइब या किसी भी ग्रुप या फिर किसी भी रिलीजियस ग्रुप, एथनिक ग्रुप, किसी भी कंट्री, किसी भी प्लेस के एक पूरे के पूरे जो समुदाय है उसमें से कुछ लोग इस तरह की एक्टिविटीज में शामिल हो सकते हैं। पर क्या उन कुछ लोगों की वजह से पूरे के पूरे ट्राइबल ग्रुप या पूरी की पूरी कम्युनिटी को क्रिमिनल कह के टैग कर देना ये उचित होगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए हम देखते हैं कि ये किस तरीके से इसका ओरिजिन हुआ और कहां से ये एट्रोसिटीज शुरू होती हैं। तो इसके ओरिजिन के बारे में हमारे पास स्कॉलर्स के बीच में, एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बीच में, ट्राइबल स्टडीज को कंडक्ट करने वाले स्कॉलर्स के बीच में कोई एक कॉमन कंसेंसस कभी नहीं बन पाया। इसलिए इसकी ओरिजिन हमेशा एक मिस्टीरियस वे में कंसीडर की जाती है। फिर भी BS भार्गव और DN मजुमदार जैसे कई सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट और स्कॉलर्स ने कई सारी रिसर्चेस की और उन्हें कई सारी मिथ्स और स्टोरीज अलग अलग कल्चर के में देखने को मिलती है। सबसे पहली जो आपको हम बात करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हो मिथ्स जो है, उसका डिस्कशन है कि किस तरीके से इनका ओरिजिन लोगों की स्टोरीज में, फोक क्लोर जो आपको देखने को मिलती है, लेजेंड्स जो देखने को मिलती हैं, उसमें आपको देखने और सुनने को मिलता है। तो आप जानते होंगे कि चित्तौड़गढ़ का जो सीज हुआ था 1303 के आसपास खिलजी द्वारा, राणा प्रताप के कई सारे डिसेंडेंट और उनके रूल में रहने वाले कई सारे लोग उस जगह से भाग निकले थे। और वो कोई डर के नहीं भागे थे, उनके भागने का एक पर्पस था कि वो अपने धर्म की रक्षा करना चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि किसी भी फोर्सफुल इंट्रूजन के कारण उनका जो रिलीजन है उसका एक कन्वर्जन उन्हें करना पड़े, अपनी प्रैक्टिसेस को अबेंडन करना पड़े, या फिर उनके किसी भी तरीके के कल्चरल एंटिटी पे कोई थ्रेट आ बने। इसलिए उस जगह से निकल चले थे। और इससे क्या राइज होता है, एक नोमैडिज्म का फिनोमेना और एक तरीके से वहां पे उनके बीच में देखने को मिलता है। वो एक जगह से दूसरे जगह तक हमेशा भागते रहते थे, दूसरे जगहों पे जाते रहते थे, वहां पे थोड़े समय रुकते थे, किसी भी तरह के लाइवलीहुड मोड को वो अडॉप्ट करेंगे। हो सकता है वो फॉरेस्ट के रिसोर्सेज का यूज करें, या फिर ये भी हो सकता है कि वो पेस्टोरल इकोनॉमी को फॉलो करें, हंटिंग का और फिशिंग जैसी इकोनॉमी को भी वो इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलता था और इवेंचुअली उन्हें फिर उस जगह से भी दूसरे जगह पे जाना पड़ता था। तो इन सारी टेंडेंसीज के कारण उनके बीच में एक नोमैडिज्म का फिनोमेना आया, जिसको आप इसीलिए इन ट्राइबल ग्रुप्स को हम अक्सर नोमैडिक ग्रुप्स भी कहते हैं, या फिर आप हिंदी में इनको घुमंतु ट्राइब या फिर घुमंतु जनजातियों के नाम से भी टैग करके रखते हैं। इस वजह से आपको देखने को मिलता है कि कुछ लोग जो थे, ड्यू टू इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, इनमें इस पॉपुलेशन में से जो नोमैडिक ग्रुप्स थे उसमें से कुछ लोग कुछ क्रिमिनल एक्ट जैसे थेफ्ट और डेकॉइटी, बर्गलरी ऐसी चीज़ों में इंडल्ज हो जाते थे। लेकिन कहीं भी ये आपको देखने को नहीं मिलता है कि पूरी की पूरी ट्राइबल ग्रुप जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो रही हैं। तो कई सारी स्टोरीज को जब एनालाइज करते हैं तो BS भार्गव हमारे सामने आपको मिथ नंबर 1 में दिख रहा होगा कि बावरिया का डिस्कशन करते हैं कि बावरिया एज अ क्रिमिनल ट्राइब हमने यहाँ पे एक एग्जांपल में देखा, तो उसका ओरिजिन आखिर कहाँ से हुआ होगा। तो इसके ओरिजिन की लेजेंड को ट्रेस करते हुए BS भार्गव हमें ये बताते हैं कि एक बार जब चित्तौड़गढ़ का सीज हुआ होता है 1393 में, और ये सारे लोग वहां से निकले होते हैं, भागे हुए होते हैं, अपने
कल्चर को, अपने रिलीजियस एंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए, तो ड्यूरिंग दैट कोर्स एक जो वहां पे एक पर्सन होता है हायर कास्ट, वो एक लोअर कास्ट की मेड से मैरिज कर लेता है। अब इसके कारण जो उसके नेटिव्स होते हैं, जो उसके फैमिली पर्सन होते हैं, उसके पेरेंट्स होते हैं, वो उसको बावरा कह के टैग करते हैं। बावरा आपने अक्सर टर्म सुना होगा मूवीज में या किसी टीवी के सीरियल में सुना होगा कि वहां पे हरियाणा और पंजाब जैसे रीजन में, उसके आसपास के दिल्ली के रीजन में बावरा टर्म जो है वो एक क्रेजी इंसान या फिर एक मैड इंसान के लिए, जो कुछ क्रेजीनेस टाइप की चीज कर रहा हो, उसके लिए यूज होता है। तो ये जो बावरिया टर्म जो आज ट्राइबल ग्रुप के रूप में है, वो भी इसी बावरा टर्म के से यहाँ पे आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है, जिसको क्रेजी के लिए यहाँ पे कोलोक्वियली यूज किया जाता है, उसमें से आपको आते हुए देखने को मिलता है। अब ये इसके जो डिसेंडेंट्स आए, जो इंसान ने लोअर कास्ट की किसी मेड से शादी की थी, तो उसके सारे डिसेंडेंट को भी इसी नाम के साथ टैग कर दिया गया और उन्हें इवेंचुअली बावरिया बोले जाने लगा। तो बी एस भार्गव का मानना है कि ये जो बावरिया ट्राइब है, इसका ओरिजिन जो है वो इसी तरह की एक लेजेंड से आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट आप बात करो मिथ नंबर 2, कंजर्स की जो पॉपुलेशन है। अब कंजर्स की पॉपुलेशन, यहाँ पे ये टर्म जो आया है कंचरा, कंचरा का मतलब होता है वंडरर्स इन वुड, जो झाड़ियों में या फिर जंगलों में अक्सर घूमा करते हैं। ऐसी जो ट्राइब्स होती हैं, ट्राइबल ग्रुप्स या कम्युनिटीज होती हैं, उनको कंचर कहते थे। इवेंचुअली ये डिसफिगर्ड होकर ये टर्म जो है वो कंजर बन गया। कंचराज ओरिजिनली क्या करते थे, जो राजपूत और जाट्स होते थे कई सारे पंजाब और हरियाणा के रीजन में, उनको एज अ बार्ड सर्व करते थे। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब इकोनॉमिक का डिक्लाइन हुआ, थोड़ा इस प्रोफेशन का डिक्लाइन हुआ, तो उनको भी नोमैडिज्म की प्रैक्टिस को शुरू करना पड़ा। और उसमें से भी एक छोटा सा फ्रेगमेंट जो था, वो कई सारी इनस्टेबल या फिर आप कह सकते हो मैलिशियस एक्टिविटीज जो है, क्रिमिनल टाइप की एक्टिविटीज जो है, उसमें इंडल्ज हो गए। अगेन यहां पे भी आपको यही देखने को मिलेगा कि कुछ इंडिविजुअल्स ही उस टोटल पॉपुलेशन में से, उस पॉपुलेशन बेल्ट में से ऐसी एक्टिविटीज को कंडक्ट कर रहे हैं। कहीं भी वो पूरा का पूरा ट्राइबल ग्रुप या पूरा का पूरा एथनिक ग्रुप इस तरह की एक्टिविटीज में नहीं है। अब आगे जाने से पहले हम 2 पार्ट्स में इस वीडियो को कंडक्ट कर रहे हैं, जहां पे हम पहले पार्ट में कुछ केस स्टडीज देखेंगे कि किस तरीके से ये जो बावरिया या फिर कंजर और बाकी ग्रुप्स हैं, वो किस तरीके से इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करते थे। क्योंकि वो जो आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट देखते हो, वो बहुत पिक्यूलियर है, एक ट्राइबल वे में, एक एथनिक वे में समझने के लिए। क्योंकि बाकी जो बात है लेजिस्लेशन की, वो आप पॉलिटी में भी पढ़ते हो और उसके बाकी सारे फीचर्स भी आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हो। लेकिन एंथ्रोपोलॉजिकली अगर आप इसको एनालाइज करते हो, तो हम ट्राइबल केस स्टडीज के थ्रू देखते हैं कि वो क्या पिक्यूलियर, क्या यूनिक मैथड्स हैं जिनका ये ट्राइबल ग्रुप जो है वो एक तरीके से हेल्प लेते थे इस तरह की एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के लिए। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे आपको 2 केस स्टडीज मिल जाएंगी, 2 अलग अलग स्कॉलर्स ने की है। यहाँ पे जो बातें की हुई हैं उसको एक एक्सटेंडेड केस स्टडी के फॉर्म में इनमरेट किया गया, फील्ड वर्क किया गया होगा, ऑब्जर्वेशन की गई होगी और सारे के सारे डाटास को रिकॉर्ड करके आपके सामने रखा गया है। तो सबसे पहली केस स्टडी जो आपके सामने है, वो कंजर की पॉपुलेशन, जिसको हमने अभी जिक्र किया, उनके बीच में है। और इसको कंडक्ट करने वाले स्कॉलर का नाम है जेसी दीक्षित, जिन्होंने 1964, आपको ये ईयर याद होगा, सेम ईयर है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है, उनकी डेथ हुई थी। उस साल ही ये जो आप कहते हो ये रिसर्च हुई थी, उस साल ये केस स्टडी आपके बीच में प्रेजेंट की गई थी। इसमें आप देखते हो कि ये 4 तरीके के अलग अलग ऑफेंसेस को करते हैं। जो भी लोग, आप अगेन मैं इस पर स्ट्रेस करना चाहूंगा कि पूरी कंजर पॉपुलेशन की हम बात नहीं कर रहे हैं, जो भी लोग उसमें से इस तरह की एक्टिविटीज को कंडक्ट करते हैं, उनकी एक्टिविटीज 4 टाइप में आप डिवाइड कर सकते हो। ये 4 टाइप कौन से हैं? सबसे पहला डेकॉइटी, देन इज हाईवे रॉबरीज, आफ्टर दैट कम्स हाउस ब्रेकिंग और लास्टली यहाँ पे थेफ्ट्स होती हैं, जिसमें कई बार सिर्फ थेफ्ट्स पैसों का नहीं होता है, ज्वेलरीज का नहीं होता है, कई बार कैटल को भी वो एज इन द मोड ऑफ थेफ्ट वो इंक्लूड करते हैं। बात करें अगर डेकॉइटी, तो ऐसा नहीं है कि डेकॉइटी जो आपने यूजुअल टर्म में सुन रखी होगी कि बंदूक दिखाया और कोई भी चीज उठा के चले गए, इस तरह की डेकॉइटी नहीं होती है। इनकी डेकॉइटी भी बहुत एथनिक वे में, एक पिक्यूलियर वे में कंडक्ट की जाती है। सबसे पहले तो वो ऑस्पिशियसनेस देखते हैं, कौन सा दिन शुभ है, कौन सा दिन शुभ नहीं है। इसको पता करने के लिए वो अपने प्रीस्ट के पास जाएंगे और उनसे एक डेट निकलवाएंगे कि किस डे पे हम इस चीज को कंडक्ट कर सकते हैं। फाउल की सेक्रीफाइसेस आपको देखने को इनके बीच में मिलती है कि वो चिकन या फिर किसी भी और एनिमल को, यूजुअली फाउल को सेक्रीफाइस करते हैं ताकि उसको इस इवेंट में, इस एक्टिविटी में इनॉर्मस अमाउंट ऑफ सक्सेस मिले, गारंटीड सक्सेस मिले, इसलिए उसकी सेक्रीफाइस करते हैं। वेमेन जो होती हैं, इनके कल्चर में आप देखते हो, वो यूजुअली जब ये इस एक्टिविटीज को कंडक्ट करने जा रहे होते हैं, तो दे आर सपोज टू स्टे एट द होम। उन्हें उस एक्टिविटी में पार्ट लेने के लिए नहीं जाना होता है, वो घर पे ही रुकती हैं, ऐसा इनके में होता है। नेक्स्ट आप क्या देख रहे हो, आपने बात कर ली कि प्रीस्ट से परमिशन लिया, विमेन रिमेन एट द होम या फिर आप कैंप कह सकते हो, जहां पे, क्योंकि होम तो इनका नहीं है, हम बात कर रहे हैं कि नोमैडिक ट्राइब्स हैं, तो ऑफकोर्स ये कैंप लगाते हैं विलेज के आउटस्कर्ट्स पे, जंगल्स में, या फिर किसी ऐसी जगह पे जो बहुत पॉपुलस नहीं हो, जहां पे भीड़ भाड़ ना हो। और इस तरह की एक्टिविटीज को अगर ये कंडक्ट करके वहां छुपना चाहें या लूट का सामान वहां पे ले जाना चाहें, तो भी आसानी से ले जा सकते हैं।
तो आप बात करते हो कि इस तरह की चीज़ों को वो कंडक्ट करते हैं। एक किसी इंसान को जो कि उस ग्रुप का ही होगा, उस विलेज का ही होगा, उसको ये किडनैप या एब्डक्ट कर लेंगे। जहाँ भी जिस भी विलेज में जाके अगर इन्हें चोरी करनी होगी या फिर इस तरह की डेकोइटी को परफॉर्म करना होगा, वहाँ पे ये आउटस्कर्ट पे इन्होंने अपना एक कैंप एस्टैब्लिश किया। कैंप स्टैब्लिश करने के बाद ये कुछ दिन तक देखेंगे, पूरे गांव को ऑब्जर्व करेंगे और किसी एक इंसान को ये वहां पे एब्डक्ट कर लेंगे, उसे किडनैप कर लेंगे और उससे पूरे के पूरे गांव की अलग अलग हाउसेस की क्या पूरी ट्रेजेक्ट्री है उस प्लेस की, वो इन्फॉर्मेशन उससे निकाल लेंगे। उसके बाद ये क्या करते हैं, जब ये फाइनली विलेज के अंदर में एंटर कर जाते हैं, विलेज में एंट्री लेने के बाद इनका एक स्टोन पेल्टिंग और फायरिंग का एक ट्रेडिशन है जिसको ये शुरू करते हैं और उसके बाद ये सारी की सारी लूट को वहाँ से निकालते हैं, ज्वेलरीज या फिर जो भी चीज़ होगी अलग अलग तरीके से वहाँ से ये उसको चोरी करते हैं। और उसके बाद आप देखते हो कि जो भी ट्रेसेस होते हैं, एक यूनिकनेस यहाँ पे भी आपको दिख रही है कि ये कोई नॉर्मल वे में नहीं कर रहे हैं, एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मैनर है। जो इनके ट्रेसेस हैं, एस्केप जब कर रहे होंगे तो अपने ट्रेसेस जो फुटप्रिंट्स हैं उसको भी ये हटाते हुए जाते हैं ताकि इनको कोई ट्रेस ना कर पाए, कोई ट्रैक ना कर पाए। और फाइनली जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं सक्सेसफुली, अगर सक्सेसफुली नहीं हुई तो एक अलग कोर्स चल रहा होता है, लेकिन अगर इन द इवेंट जब ये सक्सेसफुली हो जाता है तो एक बड़े से फीस्ट को ऑर्गेनाइज करते हैं और उस बड़े से फीस्ट में काफ़ी सारी हैवी ड्रिंकिंग आप देख रहे हो होती है और बहुत सारा एंजॉयमेंट वो देखते हैं अपने सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए। यहाँ पे आप बात करो एस्केप स्पीड की। जब ये भाग रहे होते हैं, आपने देखा कि सॉइल को इन्होंने अपने ट्रैक्स को क्लियर कर दिया, उस समय जब ये भाग रहे होते हैं तो इनकी स्पीड अराउंड 40 माइल्स पर नाइट होती है, यानी कि अराउंड 64 टू 66 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस जो है ये एक रात में, एक दिन में, पूरे दिन में भी नहीं, 24 आवर्स में भी नहीं, एक पूरी की पूरी रात में इतना डिस्टेंस ये कवर कर लेते हैं। और जो हेड विमेन होती है, जो कि आपने देखा कैंप में सबकी सारी जितनी भी विमेन है वो वहाँ पे एक जगह पे हैं, उसमें से भी कोई एक विमेन जो होगी उसको हेड विमेन ऑफ द कैंप डिक्लेयर किया जाएगा। हेड विमेन ऑफ द कैंप का ये फंक्शन रहेगा कि इस जो ग्रुप है इसमें से कोई भी अगर एक्टिविटी करते हुए अरेस्ट होता है तो उनके लिए वो लॉयर्स को अरेंज करेगी। और इस विमेन को आप देख रहे हो, जो हेड विमेन होगी उसको पाटेलर या फिर पटेलर कहा जाता है और वो सारी की सारी इस तरीके की जो भी एक्टिविटी होगी उसको कंडक्ट करेगी आउटसाइड, लिविंग आउटसाइड द फोल्ड ऑफ दीज सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज। नेक्स्ट आप बात करते हो कि जो चिल्ड्रन होते हैं इन कम्युनिटीज में वो भी हैविली ट्रेंड होते हैं कि इन द इवेंट, आपने भी दृश्यम मूवी देखी होगी शायद, फर्स्ट पार्ट में भी आपने देखा होगा, बच्चों के ऊपर पुलिस जो होती है एट्रोसिटीज करके वो जानना चाहती है, जो भी इंफॉर्मेशन उनको निकालनी होती है। तो यहाँ पे ट्राइब की ये खासियत है कि चिल्ड्रन एट अ वेरी अर्ली एज आर सो मच ट्रेंड कि वो 3rd डिग्री टॉर्चर्स को भी सस्टेन कर लेते हैं, रजिस्ट कर लेते हैं और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। तो ये तो बात रही कंजर पॉपुलेशन की, जिसके ऊपर आपने जेसी दीक्षित की 1964 की केस स्टडी देखी। दूसरी केस स्टडी आपके सामने जो हमने दूसरी ट्राइब का नाम लिया था, क्रिमिनल ट्राइब के अंदर में जिसको ब्रिटिशर्स ने फोर्सफुली अटैक किया था जो इनोसेंट पीपल को, वो है बावरियाज। बावरियाज की जो स्टडी थी ये BS भार्गव ने 1949 में अराउंड 2 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस ये कंडक्ट की थी और प्रेजेंट की थी स्टडी को। अब इनके बीच में ये जो स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है उसको कहते हैं नकाब जनी। नकाब जनी एज ए स्ट्रेटजी, उसमें क्या कर रहे होते हैं ये लोग कि किसी भी हाउस का जो सामान है, जो गुड्स हैं किसी भी हाउस के अंदर में, उसको निकालने की प्रैक्टिस होती है बाय एंटरिंग दैट हाउस। बाहर से किसी भी तरीके से अलग अलग टेक्निक्स को यूज़ करके, कई बार आप देखते हो कि एक छोटा सा नकाब क्या होता है यूजुअली, नकाब यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो ये कोई मास्क नहीं है यूजुअली जो आप कोलोकियल टर्म में जानते हो। नकाब एक वॉल में होल होता है, ये जो पहले से हो सकता है प्रेजेंट हो छोटा सा होल जिसको वो बड़ा करे, या फिर ये खुद उस तरह के होल को डिग करते हैं वहाँ पे वॉल में और फिर उस होल की मदद से जो दरवाजे पे आप देखते हो, अगर आप रूरल सेटअप में जाओगे तो चेन्स होती हैं, जो दरवाजे होते हैं वहाँ कोई लॉक्स और ये सारे सिस्टम नहीं है, डिजिटल लॉक का सिस्टम नहीं है, वहाँ चेन्स होती है, उस चेन को अनफास्टन करते हैं, उसको निकाल देते हैं उस चेन्स को, या फिर अगर किसी भी तरीके का नॉब रहेगा तो उसको भी वो खींचेंगे और उस तरीके से उस होल में से हाथ अपना अंदर करके ये उस दरवाजे को, उस डोर को अनलॉक कर देंगे और हाउस के अंदर में एंट्री ले लेंगे। इन सम केसेस ये क्या करते हैं, विंडो रेंचिंग भी करते हैं। विंडोज लगी होती हैं घरों में, इसको ये क्या करेंगे, अनरेंच करेंगे किसी भी तरीके से, वो सारी की सारी जो जालियां हैं उसको निकाल के भी एंट्री ले सकते हैं। कुछ केसेस में देखा गया है कि जहां पे पक्का हाउसेज नहीं है, जो कच्चा हाउसेज आप देखते हो मड से या फिर इस तरह की चीज़ों से बनाए जाते हैं, वहाँ पे आप देखोगे ऊपर के जो रूफ होते हैं उसको वो हटा के उसके थ्रू भी डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं और फिर उसके बाद सक्सेसफुली अपना जो एक्टिविटी है, इस तरह का जो थेफ्ट का एक्ट है उसको कंडक्ट करने के बाद वो वहाँ से निकलने का कोशिश करते हैं। तो ये रही बावरियाज की बात। एट टाइम्स देखा गया है कि साधुस का रूप लेके भी आते हैं और अपनी एक्टिविटी को, इस तरह के थेफ्ट को कंडक्ट करने के लिए, और किसी न किसी टाइप के प्रसाद को आपको लालच देंगे या फिर किसी भी तरीके की पूजा को कंडक्ट करेंगे और कहेंगे प्रसाद है, वो आपको देंगे और वो करने के बाद
मोस्ट ऑफ द केसेस में आप अनकॉन्शियस हो जाओगे और उसके बाद वो सक्सेसफुली अपनी पूरी की पूरी एक्टिविटी को वहाँ पे कंडक्ट कर पाएंगे पूरा टाइम ले करके। यहाँ पे बात हो रही है, नोट्स में आप देख सकते हो कि कुछ एडवांस साइंस और सिंबल्स को, पहले वाले केस में आपने कंजर्स में क्या देखा कि वो क्या कर रहे थे, पूरा का पूरा ट्रैक को क्लियर कर रहे थे, सॉइल को हटा रहे थे, है ना, स्टोन पेल्टिंग कर रहे थे। एक और खास बात जो बावरिया के बारे में, बिफोर डिस्कसिंग एडवांस साइंस एंड सिंबल्स, इन लोगों के बीच में एक ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी का कॉन्सेप्ट होता है। शायद यहाँ पे लिखा हो, हाँ यहाँ पे ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी का एक कॉन्सेप्ट होता है। जब भी ये कहीं पे इस तरह की एक्टिविटी कंडक्ट कराने जा रहे होते हैं तो वहाँ पे विलेज में एंट्री लेने के बाद ये हाउसेस के ऊपर स्टोन पेल्टिंग करते हैं, पत्थर फेंक के देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, ये देखना चाहते हैं कि अगर कोई इंसान इस तरह की स्टोन पेल्टिंग से तुरंत जाग जाता है या फिर अलर्ट हो जाता है तो इसका मतलब वो इंसान अपना का सारा जो पैसा है वो ऑनेस्ट मीन से अचीव किया, ऑनेस्टी से अचीव किया उसने। और अगर कोई सोता रहता है, अलर्ट नहीं होता है, तो ये सोचते हैं कि जरूर इसने डिसऑनेस्ट मीन से अच्छे तरीके से नहीं इस पैसे को अटेन किया है, इसीलिए ये इतने आराम से रिलैक्स होकर के सो रहा है, इसको कोई चिंता नहीं है अपनी वेल्थ की और अपने प्लेस की। तो ये यूजुअली ट्राई करते हैं कि ऐसे ही इंडिविजुअल के घर में अपने जो थेफ्ट है या फिर डेकोइटी है उसको कंडक्ट करें जो कि डिसऑनेस्ट मीन से पैसे को इकट्ठा किया है, क्योंकि फिर ये जस्टिफाई उसको करेंगे, उसको ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि इट वाज जस्टिफाइज एक्ट टू रॉब एट अ थीव्स प्लेस, जिसने खुद ही गलत तरीके से पैसे को इकट्ठा किया हुआ उसके यहाँ चोरी करने को ये सही ठहराते हैं। तो ये तो हो गया एक कॉन्सेप्ट। हम वापस से आते हैं एडवांस साइंस एंड सिंबल्स के ऊपर। इनके बीच में कुछ, पहले वाले केस में आपने देखा कि वो पूरे के पूरे ट्रैक्स को क्लियर कर रहे थे, सॉइल के ऊपर जो छाप पड़ी थी, पैरों के जो कदम थे, निशान थे, उसको मिटा रहे थे। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि ये कुछ एडवांस साइंस एंड सिंबल्स, उनसे भी एक स्टेप आगे जा करके अपनी पूरी पूरी एक्टिविटी को कंडक्ट करते हैं। कुछ सिंबल्स यहाँ पे बने हुए हैं जो आपको मे बी क्लियरली ना दिख रहे हो, जब हम वापस से डिस्कशन करेंगे कभी लाइव सेशन के अंदर में तो पूरी की पूरी टेबल दिखाते हैं, प्रिंटेड टेबल होती है और उसमें एटलीस्ट 25-30 सिंबल्स होते हैं। वो सब आपको याद नहीं करने होते, पर आपकी जो समझ होती है उसके लिए काफ़ी वो उसको इन्हेंस करते हैं, उसको बूस्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये, अगर इनको पता चलता है कि वहाँ पे कोई चेकिंग हो रही है, जिस विलेज में ये अपनी एक्टिविटी को कंडक्ट कराने गए, तो ये बहुत लाउड नॉइज, एक तरीके की पिक्यूलियर वॉइस को निकालते हैं ताकि बाकी लोग को पता चल जाए। और वो एक जनरल वॉइस नहीं होती है, अलग अलग तरह की कोडिफाइड वॉइसेस होती है जिसको ये एज अलर्ट सिस्टम यूज करते हैं बाकी लोग को सावधान करने के लिए। यहाँ पे आप देख रहे हो पिक्यूलियर साउंड निकालना करते हैं जिससे बाकी लोग क्या है वो एस्केप कर जाए। अब एस्केप कर दिए हैं तो कुछ लोग किसी ग्रुप में भागेंगे, सबके सब एक साथ नहीं भाग रहे। विमेन हो सकता है किसी एक ग्रुप में गई हो, कुछ चिल्ड्रन होंगे वो हो सकता है किसी और ग्रुप में गए या फिर विमेन के साथ गए हो, कुछ लोग कहीं पे जाएंगे जिसके पास ट्रेजरी और वो सारी चीज़ें, उसको ये एक दो लोग को अलग भेज देंगे ताकि क्या हो कोई एक साथ ना पकड़ा जाए। अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग यूनिट्स में सारे के सारे लोग को भेजते हैं और ये लोग जब जाते हैं तो जहाँ पे भी ये फाइनली रुकते हैं या फिर किसी भी एक मिड पॉइंट की जगह पे अलग अलग साइंस और सिंबल्स को बना देते हैं। यहाँ पे आपने देखा है एक टेम्पल को बनाया हुआ है ना, मैं इसको बड़े करके दिखाता हूँ। ये रहा, इन्होंने एक टेम्पल बनाया और टेम्पल के अंदर में इन्होंने 1 2 3 4 इस तरह की रॉड बना दी। कोई बाहर ही देखेगा तो उसे लगेगा हो सकता है किसी बच्चे ने सॉइल के ऊपर इस तरह की कोई चीज़ बनाई हो आउट ऑफ फन और किसी तरह की गेम को खेलते हुए, पर इनका इससे मतलब होता है कि टेम्पल के अंदर में 4 लोग वहाँ पे छुपे हुए हैं उस ग्रुप के। इसको छोड़ के यहाँ पे आप देखते हो प्रॉपर्टी हैज़ बीन सिक्योर्ड एंड दी गूंस हैव एक्सपीक्ड। यहाँ पे आप देख रहे हो इस तरीके का अगर मार्क बना के वो बता रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी जो है वो जो भी चीज़ उन्होंने चुराई है वो सिक्योर कर ली गई है और बाकी जो गैंग के लोग हैं वो लोग एक्सकेप कर गए हैं। कहाँ पे? इन द डायरेक्शन ऑफ दिस लाइन। प्रॉपर्टी सिक्योर हो चुकी है और बाकी लोग जो भी गैंग के मेंबर्स हैं वो जा चुके हैं कहाँ पे? इस दिशा में जहाँ पे वो लाइन तय करके दिखा रही हो। इसी तरह के कई सारे और भी आप देखोगे, अभी तो हम ब्रीफली इसको एड्रेस कर रहे हैं सीटीए को, सीटी 1871 को, लेकिन कई सारे साइंस और सिंबल्स होते हैं जिसको पढ़ना एंथ्रोपोलॉजी में बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। इसलिए फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने यही कहा था कि ये एक अलग अलग कल्चर को, अलग अलग लोगों की ट्रेडिशन को, अलग अलग एक्टिविटीज़ को आप पढ़ रहे होते हो तो ये कभी भी एक यूनिक चीज़ नहीं होती। आप किसी बोरिंग थ्योरी को नहीं पढ़ रहे हो, लोगों के कल्चर को पढ़ रहे हो, या फिर अगर आप बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में भी जाते हो तो इंटरेस्टिंग आप प्रैक्टिकल एविडेंसेस को पढ़ रहे हो। इवोल्यूशन कैसे हुआ, फॉसिल्स कहाँ से आए, इंडिया के ओरिजिनल सेटलर्स कौन है, पॉपुलेशन कैसे बनती है, ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकली पढ़ रहे होते हो। जो आपको समझ में आती है तो रिटेंशन पावर ज़्यादा आपका रहता है, हमेशा आप याद कर पाते हो। बाकी सब्जेक्ट्स की तरह नहीं, ह्यूमैनिटीज़ के जो बहुत सारे और सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको डाटा को एक तरीके से रिटेन करने के लिए रटना पड़ता है, तो वो चीज़ आपको एंथ्रोपोलॉजी में देखने को नहीं मिलती है क्योंकि कॉन्सेप्ट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग और ल्यूसिड होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, 2 केस स्टडीज़ हमने पढ़ी। यहाँ पे हम देखते हैं जो सेकेंड पार्ट हमारे वीडियो का है, हमारे इस सेशन का है, यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैसे इन लोगों में जो ग्रुप थे जिसमें कुछ लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे थे, इसको यूज़ करके उन्होंने पूरी की पूरी ट्राइब या पूरी पूरी कम्युनिटी को एक तरीके से क्रिमिनल टैग कर दिया। आप समझ लो 2 लोग थे जिसमें से एक ए पर्सन एक बी पर्सन है।
बी पर्सन को किसी पुलिस वाले ने उठा लिया अंडर अ केस, किसने थीफ या फिर रॉबरी की है या फिर चोरी की है। बाद में पता चलता है केस के अंत होने पे या फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद कि बी वाला जो पर्सन था वो उस तरह की एक्टिविटी को नहीं किया था, लेकिन फिर भी क्या होगा, एक स्टिग्मा बन जाएगा। और पूरे के पूरे ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि उस पूरे के पूरे ग्रुप को, सिर्फ ए बी नहीं, वो जिस ग्रुप से बिलोंग करते उसमें कई सारे मेंबर्स होंगे, पूरे ग्रुप को उन्होंने टैग कर दिया कि आप क्या हो, आप क्रिमिनल ट्राइब्स हो। क्रिमिनल ट्राइब के अंदर में उनको नोटिफाई करके एक टैग लगा दिया गया, उनके ऊपर एक छाप छोड़ दी गई कि आप क्या हो, क्रिमिनल ट्राइब्स हो। अंडर 1871 के एक्ट में ये हुआ था। इसका ओरिजिन आप देखते हो 1871 में ही नहीं था, कई बार उन्होंने इसको क्या किया, इनैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन जुडिशियल वे में ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाता था क्योंकि कंडीशन जो इसके जो प्रोविजंस थे वो इतने ज़्यादा स्टैंड आउट नहीं होते थे। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि 1839 में सबसे पहले ठगी और डकैती एक्ट को लाया। बहुत ही स्ट्रैटेजिकली ये सारी काम को ब्रिटिशर्स ने किया। ठगी डकैती एक्ट जब आता है उसके अंदर में स्पेशल सुप्रिटेंडेंट्स, एक तो आप देखते हो पुलिस सुप्रिटेंडेंट्स हैं, इन्वेस्टिगेशन के लिए सुप्रिटेंडेंट्स हैं, वो तो है ही है, लेकिन एक ठगी डकैती एक्ट के अंदर में 1839 का जो एक्ट था उसके अंदर में स्पेशल सुप्रिटेंडेंट्स को एक तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हो इनैक्ट किया गया, जिनका फंक्शन था कि इस तरह की एक्टिविटीज़ को ये मॉनिटर करें। अब इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई या फिर इन्होंने एक जो चीज़ निकाली, उन्होंने कहा कि कुछ ग्रुप्स हैं, कुछ पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन जो हम जिनका हमने नाम लिया नॉर्थ साउथ में, वैसी कुछ पॉपुलेशन है, कुछ ट्राइब हैं जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को करते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ऐसे लोग को उन्होंने टैग कर दिया। इस चीज़ का फायदा उठा के बाद में एक एक्ट, फिर दो बहुत फेमस एक्ट है, पॉलिटी में आप सबने पढ़ा होगा, आईपीसी और सीआरपीसी। 60-61 में इनका एनैक्टमेंट होता है। अब 39 सुप्रिटेंडेंट की रिपोर्ट, आईपीसी और सीआरपीसी, ये पूरा एक बैकग्राउंड बन चुका था। इस पूरे बैकग्राउंड को यूटिलाइज करके एक ब्रिटिश ऑफिशियल टीवी स्टीफेंस ने क्या किया कि एक रिपोर्ट पेश की, एक बिल पेश किया, जो कि फाइनली इनैक्ट हुआ किस फॉर्म में, जिसको हम आज की डेट में, या फिर आज तो नहीं, अब तो हट गया है, जिसको हम जानते थे सीटीए, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट ऑफ 1871। तो इस तरीके से पूरा का पूरा ओरिजिन था, किस तरीके से इसको यहाँ पे लाया। इसमें कई सारे स्ट्रिंजेंट प्रोविजन थे, हम अभी ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं, तो हम पूरी तरीके से इस पर बात नहीं कर रहे हैं। अलग अलग अमेंडमेंट्स आए, कम से कम 5 से 6 अमेंडमेंट्स आए, जिसमें आप देखते हो कि चिल्ड्रेन के सेपरेशन की एज थी, फिंगरप्रिंटिंग के लिए या फिर मार्क्स लेने के लिए, उनकी साइन लेने के लिए कई सारे प्रोविजंस आए, और भी कई सारे स्ट्रिंजेंट प्रोविजन थे। पेनल्टी रख दी गई कि अगर आप दूसरी बार या तीसरी बार करते हो तो मिनिमम पेनल्टी होगी पूरे के पूरे ग्रुप के ऊपर। बाद में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहली नज़र, खासकर नेहरू जी की भी इस पर कमेंट्री थी, तो उन्होंने देखा कि ये बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोविजन है और इंडिया की जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक सेटअप, जो आपकी नई पूरी की पूरी सोल है डेमोक्रेसी की, उसके खिलाफ ये जाता है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। वो भी खासकर क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे इंडिविजुअल को लेबल नहीं कर रहे थे, आप पूरे के पूरे ग्रुप को लेबल कर रहे थे किसी एक या दो इंसान की एक्टिविटी के लिए। और मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता था कि वो एक दो जो लोग होते थे वो भी फॉल्सली अक्यूज किए जाते थे, उन्होंने भी कुछ किया नहीं होता था। तो ऐसी चीज़ आपको वहाँ पे देखने को मिलती थी। मेन रीज़न इसके कई हो सकते हैं। एक तो 1857 की कई सारी रिवोल्ट, ये सारी चीज़ें हो रही थी, इसको भी कंट्रोल करने के लिए आप देखते हो उसी के ऑलमोस्ट 13 to 15 ईयर्स बाद ये एक्ट लाया गया। 1857 के रिवोल्ट के आसपास भी कई सारी ट्राइबल और पीजन मूवमेंट हो रही थी, तो जान रहे थे कि ट्राइबल्स की अपराइजिंग जो है एज ए थ्रेट है, हमें इन्हें कंट्रोल करना है, तो कोई स्ट्रिंजेंट प्रोविजन लाना होगा। डायरेक्टली तो आप बिना बात के तो उन्हें ऐसे कर नहीं सकते हो, तो किसी ना किसी तरीके से आप किसी न किसी फॉल्स क्लेम के अंदर में उनको एक्यूज करोगे। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि जो रिवोल्टर्स थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो एक तरीके से अपराइजिंग हो रही थी, उसको सप्रेस करने के लिए। दूसरा, कंट्रोल को और रिजिड करने के लिए। कई सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज जो जेन्युइनली हो रही थी, जो हो सकता है कि सिर्फ इंडियन पॉपुलेशन नहीं कर रही हो, दूसरी पॉपुलेशन, कॉलोनियल पॉपुलेशन के अंदर में भी हो रहा हो, तो उस डाटा को छुपाने के लिए क्या करते थे कि इन क्रिमिनल्स के ऊपर वो पूरा का पूरा ब्लेम डाल देते थे कि यही पॉपुलेशन है, किसी को भी उठा के पकड़ लेके आए उसी ट्राइब के और कह दिए कि हाँ केस सॉल्व हो गया, हमने उसको पकड़ लिया जिसने भी ये क्राइम किया होगा। तीसरी वजह कि ट्राइबल लैंड जो होता था उसकी उन्हें बहुत जरूरत होती थी, रिसोर्सेज, फॉरेस्ट के रिसोर्सेज, अबंडेंट रिसोर्सेज हैं, तो उसको क्लियर करने के लिए, क्योंकि फॉरेस्ट, ये लोग नेटिव होते थे, अगर ये कहीं नोमैडिक वे में भी ड्वेल कर रहे होते तो फॉरेस्ट एरिया में कर रहे होते, तो बड़े से ट्राइबल ग्रुप जो होते थे वो कई बार ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया को यूटिलाइज कर रहे होते थे। तो इनको जब ये इस तरीके से फॉरेस्ट से निकालेंगे तो फॉरेस्ट के ऊपर जो उनका राइट ऑटोमेटिकली और एक्सटेंड हो जाएगा, तो ये भी पर्पस हो सकता है। तो ऐसे ही 2 या 4 पर्पस थे। एक और खास बात कई जगह पे आपको नहीं बताई जाती है, कई जगह पे आपको देखने को नहीं मिलती है, सीटी 1871 के अंदर में सिर्फ ये कुछ ट्राइब्स जिन्हें क्रिमिनल ट्राइब्स ट्रैक किया गया, सिर्फ वही ट्राइब्स नहीं थी, इसके साथ साथ कुछ डेविएंट इंडिविजुअल या फिर आप कह सकते हो अनकन्फर्मिंग, जो उनकी बात नहीं मानते या फिर उनके जो नॉर्म्स हैं, ब्रिटिश की जो आइडियोलॉजी है, सोसाइटी का व्यू है, उस पर जो खड़े नहीं उतरते, वैसे लोगों को भी इस चीज़ में डाल दिया जाता था, जिसमें से एक की तो हमने बात की, आप समझ गए, रिवोल्टर्स, और दूसरे जो होते थे वो ट्रांसजेंडर के ग्रुप होते थे। ट्रांसजेंडर्स को भी इसके अंदर में उन्होंने डाल दिया क्रिमिनल ट्राइब
एक्ट के अंदर में। मोस्ट ऑफ द प्लेसेज ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं होती है, कहीं कहीं पे आपको देखने को मिल जाती है इन्फॉर्मेशन, लेकिन आप कभी भी आंसर लिखोगे क्रिमिनल ट्राइब के ऊपर आपसे पूछता है एंथ्रोपोलॉजी में या मेंस में कहीं भी किसी जगह पूछता है, तो आप जरूर इस बात को मेंशन करना कि सिर्फ क्रिमिनल ट्राइब्स ही यहाँ पे नहीं थी, 2 ग्रुप्स और थे जो अनकन्फर्मिंग इंडिविजुअल्स होते थे। इसके अंदर में रिवोल्टर्स को आप यूज कर सकते हो एज एन एग्जांपल, और ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन को भी आप यूज कर सकते हो। फाइनली जब हमने बात की कि देश इंडिपेंडेंट हुआ, क्योंकि सोल के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक था, ये एक रिमार्क था और उसको क्लियर आउट करना था, तो कमिटीज बैठाई गई। कई सारे जो प्राइवेट मेंबर बिल्स है वो भी पार्लियामेंट में रखे जा रहे थे कि भैया इसको हटाओ, क्योंकि ये सही चीज़ नहीं है और ये काफ़ी सारे लोग इनमें से सेटल्ड हो गए, एजुकेशन को अटेन कर रहे हैं और वो एक तरीके से उनके ऊपर से इस लेबल को हमें हटाना है। आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ने एक कमेटी को बैठाया, अनंत शैनम अयंगर की कमेटी थी। 1952 में वो एक रिपोर्ट को पास करती है, जिसके बाद ये जो क्रिमिनल ट्राइब था ये टर्म हटा दिया जाता है, पर बहुत अच्छी चीज़ फिर भी नहीं हुई थी, क्योंकि क्रिमिनल ट्राइब एक्ट को हटाने के बाद भी उसका नाम रिप्लेस करके या फिर उसकी रिप्लेसमेंट में जो एक्ट आया वो था क्या, हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट। 31 अक्टूबर 1952 को ये हट गया और इसकी जगह पे आप देख रहे हो HOA हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट आया। हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट में क्या किया गया कि एक जो बहुत बड़ा लैक्यूने था उसको हटा दिया गया कि पूरी की पूरी ट्राइबल को आप कैटेगराइज नहीं करोगे कि वो क्रिमिनल है, आप इंडिविजुअल को लेबल करोगे। तो ये चीज़ रियायत तो दी गई, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से यहाँ पे आप कह सकते हो कि एक तरीके से कंडीशन इंप्रूव नहीं हुई, क्योंकि अभी भी आप उनको ऑफेंडर्स को कंसीडर कर रहे हो, आप कंसीडर कर रहे हो कि हाँ वो इस ट्राइब का है तो इस तरह की एक्टिविटीज़ को कर सकता है, जो कि कभी भी सही नहीं होता है। इसलिए फाइनली क्या होता है, 1953 में आप देखते हो बैकवर्ड क्लास कमीशन की जो रिपोर्ट होती है वो इस टर्म को भी हटाने की मांग कहती है। यहाँ पे टर्म जो यूज हो रहा था वो हैबिचुअल ऑफेंडर यूज हो रहा था। कहीं कहीं जगह पे, कई सारी जगह पे नोटिफिकेशंस में इनको विमुक्त जाति भी कहा जाता था। विमुक्त जाति क्या मतलब, विमुक्त का मतलब होता है लिबरेशन, लिबरेट कर दिए गए। तो वो क्योंकि उस एक्ट के अंदर में पूरी उसकी बंदिशों में मौजूद थे, तो जब वहाँ से हटे तो इसलिए उनको विमुक्त या फिर लिबरेटेड ट्राइब्स या फिर एक्स क्रिमिनल ट्राइब्स भी उनको कहने लगे, एक्स क्रिमिनल ट्राइब्स, XCT कह के हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो भी एक रिमार्क है, एक स्टिग्मा है कि वही बात हो गई कि 2 लोग थे A और B को फॉल्सली एक्यूज करके पकड़ लिया किसी ने, पुलिस ने, बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला वो तो है ही नहीं, तो बाद में कह दिया गया कि ठीक है वो क्रिमिनल नहीं है, वो एक्स क्रिमिनल है। तो आप अभी भी किसी तरीके से वो, जबकि इन्वेस्टिगेशन में क्या आया कि वो क्रिमिनल था ही नहीं, और आप उसको बोल क्या रहे हो, आप उसको एक्स क्रिमिनल बोल रहे हो, तो भी वो एक तरीके से रिमार्क है, फॉल्स एक्यूज है उसके ऊपर, और उसकी इंसान की डिग्निटी के लिए, इंडिविजुअल डिग्निटी जिसको सर्वाइव करने का, प्रोटेक्ट करने का हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसको वो एक तरीके से हार्म कर रहा है। इसीलिए ये तीनों चीज़ें जो हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर्स, विमुक्त जनजातियां या फिर एक्स क्रिमिनल ट्राइब्स, इनको भी रिपेल करने की मांग आई 1953 में अंडर बैकवर्ड क्लास कमीशन। और फाइनली आज की डेट में इन्हें हम क्या कह के बोलते हैं, जो नोटिफाइड हुई थी अंडर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, उनको डी नोटिफाई कर दिया गया, नोटिफिकेशन को डी नोटिफिकेशन यहाँ पे हुआ, और आज की डेट में उनको DNT या फिर डी नोटिफाइड ट्राइब्स कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर कई सारे बन सकते हैं UPSC में, खासकर पेपर 2 के सेंस में अगर आप बात करो, UPSC एंथ्रोपोलॉजी मेंस में, और भी कई जगह इसकी इन्फॉर्मेशन को आप यूज़ कर सकते हो। यूजुअली आपको जब ये टॉपिक कवर कराया जाता है तो हिस्ट्री, पॉलिटी या फिर सोशल जस्टिस के सेंस में, पर्सपेक्टिव में ही कवर कराते हैं, लेकिन हमने यहाँ कोशिश की कि इसके लिए एक, क्योंकि हमारा भी टॉपिक है ये, एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में भी आता है, ऑल्दो GS से क्लैश कर रहा है, पर हम इसको एंथ्रोपोलॉजिकल वे में डिस्कस करते हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसीलिए 2 केस स्टडीज जो थी वो आपके साथ हमने यहाँ पे शेयर की। ये आप देख सकते हो न्यूज़पेपर में, बॉम्बे क्रॉनिकल्स आई बिलीव, हाँ बॉम्बे क्रॉनिकल्स में आपका ये पब्लिश हुआ था जिस दिन जब ये एक्ट हटा, यहाँ पे 13 अगस्त का है कि इसके बाद ये एक्ट हट जाएगा, तो ये फाइनल पब्लिकेशन था मिनिस्ट्री ने इस एक्ट को जब रिपेल किया। तो लेकिन आज भी आप कह सकते हो कि कंडीशन, जो स्टिग्मा है वो उनके साथ जुड़ा ही हुआ है। कोई ऐसा बहुत सारी स्कीम्स या बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स उनके लिए आपको बहुत बल्क में देखने को नहीं मिलते हैं, कुछ स्कैटर्ड या फिर स्पार्स अमाउंट ऑफ प्रोग्राम्स हैं, और जो नए प्रोग्राम्स बने भी पोस्ट इंडिपेंडेंस इनके बेटरमेंट के लिए, उसकी अवेयरनेस इन तक नहीं पहुंचाई जा सकी। तो हम आशा करते हैं कि ये जो अवेयरनेस है वो फैलेगी, और कई सारे जो और प्रोग्राम है वो इनके लिए लॉन्च किए जाएंगे। आज के सेशन में जहां हमने कवर किया डी नोटिफाइड ट्राइब्स या फिर क्रिमिनल ट्राइब्स, जिनको ब्रिटिशर्स ने एक तरीके से स्टिग्मेटाइज किया हुआ था, उसकी कवरेज यहाँ पे खत्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में हम कोशिश करेंगे कोई और न्यू एंथ्रोपोलॉजिकली रेलिवेंट, GS से रेलिवेंट कोई टॉपिक लाए जो कि काफ़ी इंटरेस्ट आउट करे आपको। तब तक के लिए थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।